आइए माय डियर, हम लोग आज अपने क्वेश्चन सेशन के साथ जुड़ते हैं और बीपीएससी टीयर 4 आपका कैसा होने वाला है, वहां पर किस प्रकार के प्रश्न होने वाले हैं, उसी प्रश्न श्रृंखला से हम लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। तो हमारे प्रश्न कैसे होंगे, जब वहां तक हमारी रीच मेंटेन होगी तब हम उन प्रश्नों का जवाब सही तरीके से दे पाएंगे, अन्यथा उनका जवाब देना हमारे लिए क्या हो सकता है, मुश्किल हो सकता है। तो ऐसे में हमें प्रश्नों के ट्रेंड्स को समझना बहुत जरूरी है। तो बीपीएससी के जो टीयर 1 हुआ है, टीयर 02 हुआ है, 20 हुआ है और टीयर 030 हुआ है, उसमें जो हमारे विगत वर्ष 6 to 12 तक हमारे प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम लोग यहाँ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि हाल ही में आपके भारत का पहला केबल स्टेड रेल पुल कहाँ बनाया गया? आपके जम्मू कश्मीर में बनाया गया है, कि आपके उत्तर प्रदेश में बनाया गया है, हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है, उपयुक्त में से एक में से अधिक, या यहाँ पर जो उपलब्ध विकल्प है उसमें से कोई भी नहीं? तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं पहला केबल स्टे रेल पुल आपके जम्मू कश्मीर राज्य में बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? J&K में बनाया गया है। तो इस बात को यहाँ पर हम लोग ऐसा जवाब देखने को मिल रहा है। अब हम लोग एक नए प्रश्न की दिशा में विचार करते हैं। भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? भूकंप हमारी पृथ्वी पर आने वाली एक परिघटना है जो तरंगों के माध्यम से आती है। तरंगों के माध्यम से हमारी पृथ्वी पर भूकंप आता है। तरंगे हमारी पृथ्वी पर भूकंप के लिए उत्तरदायी होती हैं और फिर भूकंप हमारे लिए जितना विनाशकारी होता है उतना लाभकारी भी होता है। तो हम भूकंप से संबंधित कुछ स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं, उनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। जानवरों के व्यवहार का अध्ययन स्थानीय लोगों द्वारा अपनाई गई भूकंप की भविष्यवाणी के तरीकों में से एक है। तो हम लोग भूकंप जब होता है तो जानवरों के व्यवहार में थोड़ा सा परिवर्तन देखने को मिलता है। चिड़िया चहचहाने लगती है, थोड़ा अपना असामान्य व्यवहार करने लगती है सामान्य व्यवहार से। तो ये भूकंप विज्ञान शास्त्र के साथ जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। तो ये कथन हमारा राइट है। और फिर अगला कथन हम लोग देखें, धरातल पर उद्गम केंद्र के ऊपर उसके स्थान को अधिकेंद्र कहते हैं। अब ये हमारी पृथ्वी पर जहां से भूकंप उत्पन्न होता है उसे हम फोकस कहते हैं, या उसको हम कहते हैं उसे हम कहीं ना कहीं क्या कहते हैं, भूकंप का मूल कहते हैं। भूकंप मूल कहते हैं उसको, जहां से हमारी भूकंप का जन्म होता है। और पृथ्वी के जिस भाग पर पहला झटका महसूस किया जाता है उसे हम अधिकेंद्र कहते हैं। यही बात यहां पर कही गई है। ये आपका स्टेटमेंट कहीं ना कहीं क्या है, सत्य स्टेटमेंट है। भूकंप का पहला झटका हम जिस स्थान पर महसूस करते हैं उसे हम एपिसेंटर कहते हैं। अपी तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे, ये अनुप्रस्थ ना होकर के क्या है, अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। ये जैसे हमारी ध्वनि कणों के चलने की दिशा के समानांतर गति करती है, ये गति हमारी अनुदैर्ध्य गति है। जैसे हम बोल रहे हैं तो हमारा बोलना एक प्रकार की कैसी गति है, ध्वनि अनुदैर्ध्य गति करती है। ये कथन हमारा गलत है। हमारी यश लहर जो होती है वो अनुप्रस्थ गति करती है, ना कि पी लहर। और भूकंप के दौरान हमारी पृथ्वी में पी, यश और यल लहरों का क्या होता है, विकास होता है, यह अभ्युदय होता है। तो इस कारण से एक से अधिक विकल्प सही होने की वजह से डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी के पक्ष में जवाब बनाना है। डी हमारा यहां पर एक राइट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है। एक करेक्ट आंसर यहां पर हमारा क्या हो गया, डी हो गया। यहां भूकंप से संबंधित प्रश्न पूछा गया था
और भूकंप की गूढ़तम जानकारी कॉन्सेप्चुअल आधार पर आपको होनी चाहिए, ऐसा बीपीएससी जीएस के पेपर में आपसे अपेक्षित है या अपेक्षा करता है या अपेक्षित। अब यहां पर एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? यह प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न है। हम शुक्र ग्रह को कहते हैं या बृहस्पति ग्रह को कहते हैं या फिर हम मंगल ग्रह को कहते हैं या उपयुक्त में से एक से अधिक को कहते हैं। आकार के दृष्टिकोण से, आकार की दृष्टिकोण से, घनत्व की दृष्टिकोण से, आकार घनत्व की दृष्टिकोण से काफी हद तक अपनी पृथ्वी से समानता कौन रखता है? शुक्र ग्रह रखता है। इस कारण से शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं या इसे पृथ्वी का भगिनी ग्रह भी कहते हैं, भगिनी ग्रह भी कहते हैं, और इसे सांझ का, शाइन का तथा भोर का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं। इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहते हैं। और इसे चमकीला ग्रह भी कहते हैं। इतना सारा नाम है इस ग्रह का। तो इस प्रकार से भग्नी ग्रह के रूप में जाना जाता है। किसको? शुक्र ग्रह को जाना जाता है। और शुक्र ग्रह जो अपना है उसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, क्योंकि वह आकार के दृष्टिकोण से, घनत्व के दृष्टिकोण से हमारी पृथ्वी से अधिक समानता रखता है। इस कारण से ऐसा हम लोग कहते हैं। यही प्रमुख कारण है। इतने इंफॉर्मेशन भी इस स्टेटमेंट के साथ सभी को याद रखना है। अगला प्रश्न यहां पर हम लोग स्क्रीन पर देखें। यहां पर हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन बेसिन का हिस्सा है? अमेजन बेसिन, यहां पर हम लोग देखें तो अमेरिका का एक चित्र बनाते हैं। यह हमारा दक्षिणी अमेरिका है। दक्षिणी अमेरिका के बाद यहां पर एक नदी बहती है दक्षिणी अमेरिका में, जिसे हम अमेजन नदी कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील नदी है। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है, 6650 किलोमीटर लंबी है। लेकिन दूसरे स्थान पर लंबाई में कौन आता है? अमेजन नदी। लेकिन अमेजन नदी सबसे चौड़ी नदी है। सबसे चौड़ा अगर मुहाना किसी का है तो अमेजन नदी का है। अमेजन नदी आपकी वेनेजुएला से भी और अर्जेंटीना से होकर के जाती है, चिली से नहीं। यहां पर एक से अधिक होने से डबल टिक कहां पर लगेगा? डी पर लगेगा। आपकी वेनेजुएला और अर्जेंटीना, ब्राजील, इन सभी राष्ट्रों से आपकी अमेजन नदी जाती है, जिसे हम अमेजन नदी बेसिन कहते हैं। तो इस प्रकार से, और यहां की अर्थव्यवस्था का मूलाधार है। यहां की अर्थव्यवस्था का क्या है? ये मूलाधार है। यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करती है अपनी कौन सी नदी? तो अपनी अमेजन नदी यहां की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम करती है, उसे सुदृढ़ बनाने का काम करती है। एक नया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी के सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों का सही क्रम है? हमारे वायुमंडल की 5 परतें पाई जाती हैं। सबसे निचली परत का नाम हमारे वायुमंडल की क्या होता है? सबसे निचली परत का नाम है क्षोभ मंडल। उसके बाद आता है समताप मंडल। समताप मंडल के बाद आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल के बाद आता है आयन मंडल।
आयन मंडल के बाद आता है वायुमंडल। वायुमंडल, इस प्रकार से हमारी पृथ्वी की ये 5 परतें हैं और इनका इस प्रकार से क्रम है। तो यहां पर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल या बहिर्मंडल, सी इज राइट आंसर हो जाएगा। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। आयन मंडल का एक नाम है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर भी इसका नाम है। किस मंडल का? आयन मंडल का नाम है थर्मोस्फीयर। इसलिए यहां पर जो आपका जवाब होगा माय डियर, वो कौन सा सही हो जाएगा? यहां पर आपका जवाब डी के पक्ष, सी के पक्ष में देना है सभी को। सी के पक्ष में सभी को अपना जवाब संप्रेषित करना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के सी इज राइट आंसर। तो यहां पर इस मंडल के क्रम अगर आपको पता है तो इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं, तो आपको कोई जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। छठा प्रश्न यहां पर स्क्रीन पर है। स्थानांतरणशील कृषि स्थानीय नाम और संबंधित देशों का सही युग्म क्या है? स्थानांतरणीय कृषि को हम करतल दहन कृषि भी कहते हैं। लदांग मलेशिया में होता है, मिल्पा रोडेशिया में नहीं होता है, ये अमेरिका में होता है। और फिर हमारा चेना, तो यहां पर कहीं ना कहीं डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यदि ग्रीनविच से दोपहर 12 बजे, यदि ग्रीनविच रेखा पर दोपहर में 12 बजे हैं, तो ग्रीनविच 30 अंश पूर्व में, 30 अंश पूर्वी देशांतर पर क्या वजह होगा? कितना समय होगा? उस समय कितना बज रहा होगा? तो 1 अंश देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 30 अंश देशांतर पार करने में कितना समय लगेगा? गुणे 4 कर दें, 4 × 12, 120 मिनट होता है। अब 120 मिनट को आप क्या कर लें? घंटे में परिवर्तित कर लें। 1 घंटा बराबर कितना होता है? 1 घंटा बराबर 60 मिनट। 120 मिनट बराबर कितने घंटे? तो यहां पर कहीं ना कहीं 120 मिनट बराबर कितने घंटे? तो यहां पर 120/2 कर लें बराबर। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो यहां पर हम लोग 1 घंटा बराबर इतना, तो इस कारण से कहीं ना कहीं हम लोग देखें 120 में कितना होगा? 120 में कितने घंटे होंगे? 120 में कितने घंटे होंगे? 120 मिनट में कितने घंटे होंगे? बराबर 2 घंटे। तो इस प्रकार से 2 घंटे यहां पर कहीं ना कहीं दोपहर के 2 घंटे वहां पर क्या हो रहे होंगे? ज्यादा बज रहे होंगे। वहां दोपहर का 2 बज रहा होगा, तो फिर आपके ग्रीनविच जो मेडिटेरियन लाइन है वहां पर कितना बज रहा होगा? 12 बज रहा होगा। और 12 बजे होंगे और 30 अंश ठीक उसके पूर्व में क्या बज रहा होगा? दोपहर का 2 बज रहा होगा। 2 बजे होंगे। तो इस प्रकार से सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी यहां पर आपका एक पॉजिटिव जवाब लेकर के सामने आता है। महासागरीय परपटी में मुख्य कौन से खनिज पाए जाते हैं? जैसे हमारे भूपर्पटी पर पाए जाते हैं खनिज, वैसे हमारे महासागर में जो टोपोग्राफी वहां पर भी खनिज पाए जाते हैं भूपर्पटी पर। तो ये किसके बने होते हैं? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से हमारी भूपर्पटी बनी होती है किसकी? महासागर की भूपर्पटी। तो यहां पर जो आपका जवाब होगा वो कहीं ना कहीं क्या होगा? सिलिका और मैग्नीशियम।
सिलिका और निकिल दिया गया, सिलिका और एल्युमिना दिया गया, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये सारे के सारे कथन हमारे रॉन्ग हो गए। हमारा राइट विकल्प कहीं ना कहीं क्या होता है, ए के संदर्भ में सभी को अपना जवाब देना है। ए हमारा यहां पर एक राइट विकल्प के तौर पर हमारे सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा माल्चिंग शब्द से जुड़ा हुआ है? खड़ी ढालों पर बनी वेदिका में फसल उगाना, कंटूर को पत्थरों पर घास आदि से ढकना, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। तो सबसे पहले हम जाने कि मल्चिंग क्या होता है। मल्चिंग एक ऐसी शब्दावली है जिसके तहत हम अपने खेतों में उर्वरा शक्ति तथा हम नमी को क्या करते हैं, बचाते हैं। ये दोनों काम किसके तहत किया जाता है, मल्चिंग के तहत किया जाता है। और इस मल्चिंग प्रक्रिया में खड़ी ढालों पर बनी वेदिकाओं से फसल उगाना, यह हमारा कथन कहीं ना कहीं क्या है, सही नहीं है। लेकिन कंटूर के पत्थरों पर घास आदि से ढकना, यह हमारा कथन सही। जैसे घास वगैरह से ढकेंगे तो घासें सड़ करके क्या बन जाएंगे, फिर ये हमारी खाद बन जाती है खेतों में। और फसलों के बीच खाली जमीन, जैसे फसल उगी है उसके बीच खाली जमीन है तो उसमें घास वगैरह पुआल वगैरह से ढक देना जिससे नमी बनी रहे। तो ये दोनों प्रक्रियाएं हमारी मल्चिंग से क्या है, संबंधित है। तो यहां पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प यहां पर सही है। जो हमें विकल्प दिए गए हैं उससे अधिक सही है, एक से अधिक विकल्प से, इसलिए डी सही हो जाएगा। भारत के खनिज तेल उत्पादन क्षेत्र अवस्थिति का सही युग्म बताइए। जो यहां केजी बेसिन दिया गया है, बंगाल की खाड़ी, ये केजी बेसिन आपके बंगाल की खाड़ी में है। तो निश्चित तौर से आपका केजी बेसिन जो है वो आप इस प्रकार से देखें तो ये बंगाल की खाड़ी में यहां पर पास केजी बेसिन, नर्मदा गोदावरी के तट पर है केजी बेसिन, ये कथन सही है। लूनेज हमारा कहां है, लूनेज तेल क्षेत्र आपका यहां गुजरात खंभात की खाड़ी के पास है लूनेज। सूरमा घाटी कहां है, तो सूरमा घाटी बाराक नदी, यहां पर एक नदी है बाराक नदी जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, जो कि मणिपुर से निकलती असम और मणिपुर में फैली है। तो हमारी सूरमा जो घाटी है ये हमारे असम तथा मणिपुर में पाई जाती है, मणिपुर में पाई जाती है। तो हमारे तीनों कथन यहां पर सही हैं। तो इसलिए उपयुक्त में से एक से अधिक, डी यहां पर हमारा क्या हो जाएगा, एक राइट विकल्प के तौर पर आपके सामने आता है। एक राइट विकल्प के तौर पर आपके सामने क्या हो रहा है, उपस्थित हो रहा है माय डियर। तो इस बात को बिना किसी संदेह को सभी को ध्यान में रखना है। अब हम यहां पर देखने का प्रयास करें नेक्स्ट प्रश्न की दिशा में। छोटा नागपुर क्षेत्र में मुंडा और संथाल जनजातियां हमारी पाई जाती हैं। किस पेड़ की पूजा करती हैं ये? कदम्ब की पूजा करती हैं, आम की पूजा करती हैं, इमली की पूजा करती हैं। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। हमारी जो छोटा नागपुर का पठार है, इस प्रकार एक मानचित्र बनाए, यहां पर हमारा छोटा नागपुर का पठार है। इस छोटा नागपुर के पठार में झारखंड और छत्तीसगढ़ में आपकी मुंडा तथा संथाल जनजातियां पाई जाती हैं। ये मुंडा और संथाल जो आपकी जनजातियां हैं, ये मुंडा और संथाल जनजाति मुख्यतः कहीं ना कहीं हम लोग देखें तो आपके कदम्ब
तथा महुआ के वृक्षों की पूजा करते हैं। यह प्रकृति पूजक समाज है, प्रकृति पूजक समाज है ये। और ये किसकी पूजा करते? कदम्ब और महुआ की पूजा करते, नॉट आम और इमली। कैंसिल कर देंगे और डबल टिक कहां पर लगा देंगे? कदम्ब। यहां पर महुआ नहीं दिया गया है, तो इस प्रकार से हमारा राइट विकल्प क्या हो जाएगा? कदम्ब हो जाएगा। कदम्ब को यहां पर कहीं ना कहीं हमें राइट विकल्प के तौर पर क्या करना है? सेलेक्ट करना है। तो इस प्रकार से हमारा ये विकल्प जो है वो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? हमारा जो विकल्प राइट होगा, हमारा जो विकल्प यहां पर सही होगा, वो विकल्प हमारा कौन सा सही हो जाएगा? वो विकल्प हमारा यहां पर जो राइट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है वो क्या आ रहा है? कदम्ब आ रहा है माय डियर। कदम्ब को यहां पर क्या करना है? टिक करना है। नेक्स्ट प्रश्न की दिशा में हम लोग मूव करते हैं और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है और अपना जवाब संप्रेषित करना है। निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? कौन सी ऐसी खेती है जो जायद के मौसम में की जाती है? तो यहां पर कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, जैसे तरबूज है, खीरा है, ये सब कहीं ना कहीं हमारी क्या है? डिहाइड्रेशन से बचाने वाली फसलें हैं। और रबी, खरीफ और जायद की फसलों में हमारी ग्रीष्म काल में जब गर्मी बढ़ती है, डिहाइड्रेशन की संभावनाएं बढ़ती हैं, तो वहां पर ये फसलें हमारे लिए वरदान स्वरूप होती हैं। तो इस प्रश्न का जो जवाब है वो जवाब कहीं ना कहीं डी के पक्ष में राइट हो जाएगा। हमारा डी इज राइट आंसर हो जाएगा। तो डी के पक्ष में सभी को अपने जवाब बना करके रखना है, क्योंकि हमारा तरबूज, खीरा, ककड़ी, ये जो हमारी फसलें होती हैं ये आपके मई जून में रोपी जाती है। ये आपके कहीं ना कहीं हम लोग देखें अप्रैल में रोप दी जाती है और फिर इनकी कटाई जून जुलाई में की जाती है। जून और जुलाई में इनकी कटाई की जाती है और ये फसलें हमें डिहाइड्रेशन से बचाती हैं। हमारे शरीर में जल की जो कमी है उसको पूरा करने का काम करती हैं फसलें। तो इस बात को सभी को ध्यान में रखना, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के। अब आइए एक नए प्रश्न की दिशा में हम लोग मूव करते हैं। नया प्रश्न यहां पर है, अपने इकोसिस्टम से यहां पर प्रश्न पूछा गया है। इकोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी से प्रश्न पूछा गया है। तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी का यह प्रश्न है, पारतंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। जो हमारा पारितंत्र है, जो हमारा इकोसिस्टम है, उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो किस रूप में होता है? त्रिदिशिक होता है, एक दिशिक होता है, बहुदिशिक होता है, या उपयुक्त में से एक से अधिक होता है, या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो हम लोग जब देखते हैं हमारे पारतंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक दिशी होता है, यूनि लाइन में होता है, यूनि लाइनर होता है। एक दिशी ऊर्जा का प्रवाह होता है, एक दिशी ऊर्जा का प्रवाह होता है। कहां पर? हमारे इकोसिस्टम में। हमारे इकोसिस्टम में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वो कैसा होता है? एक दिशी होता है, यूनिलाइनर होता है। तो इस बात को सभी को ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, कि ऊर्जा का जो प्रवाह होता है हमारे इकोसिस्टम में वो कैसा होता है? यूनिलाइनर होता है, एक दिशी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? हमारे पारतंत्र के संगठकों की जब हम बात करते हैं, तो जब हम इकोलॉजी की परिभाषा को अगर देखें, तो हमारी इकोलॉजी के जो कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें हमारी जो कंपोनेंट्स होते हैं, घटक होते हैं, उन घटकों में जैविक घटक, जैविक घटक, अजैविक घटक शामिल होते हैं। अजैविक घटक शामिल होते हैं और फिर कहीं ना कहीं हमारी जैविक अजैविक घटकों के मिलने से हमारा इकोसिस्टम बनता है। हमारे जैविक घटकों में हम लोग देखें पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब आते हैं। तो यहां पर दिया गया है, तो ये सब आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहां पर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अजैविक घटकों में हमारा
तमाम प्रकार की गैसें, वायुमंडल, ये सब हमारे अजैविक घटकों से आते हैं। तो इस प्रकार से हमारे वायुमंडल के, हमारे पारतंत्र या इकोसिस्टम के निर्माण में जैविक घटक और अजैविक घटकों की भूमिका होती है। और ये हमारे लिविंग क्रीचर्स हैं, लिविंग कंपोनेंट्स हैं। और ये नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं। तो इस प्रकार से ये अजैविक अजैविक घटक मिलकर के हमारे पारतंत्र की क्या करते हैं, रचना करते हैं। और इन्हीं के परस्पर अंतर क्रिया को हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं, इकोसिस्टम कहते हैं, या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं, या इकोलॉजी कहते हैं। तो इस बात को सभी को ध्यान में रखना है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के, तब इस प्रश्न को हम जवाब दे पाएंगे। हमें यह पता होना चाहिए कि हमारे पारतंत्र में कौन कौन से घटक होते हैं, जैविक घटकों में कौन आते हैं। हम सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, सब लोग जीवित हैं। जगदीश चंद्र बसु ने बताया कि पेड़ों पौधों में भी जीवन होता है। और फिर नॉन लिविंग हमारे पास वायुमंडल है, सूर्य है, पृथ्वी है, मृदा है, तमाम प्रकार के रासायनिक तत्व हैं, ये सब नॉन लिविंग में आते हैं। इनके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के बिना लिविंग कंपोनेंट्स का जीवन चल नहीं सकता है। तो इस प्रकार दोनों परस्पर अंतर क्रिया से आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं माय डियर, परस्पर जुड़े होते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करते हैं। और इसी इंटरेक्शन को हम इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? हमारी गैस लैंडफिल से, जहां से गैस निकाली जाती है, वहां तरल पेट्रोलियम गैस का उत्पादन होता है। गैस ऊपर होती है, लेकिन जब उसके नीचे जाएंगे तो वहां पर क्या होती है, हमारा पेट्रोलियम होता है। जहां से हमारा गैस निकल रहा है वहां पर पेट्रोलियम निश्चित तौर से होता है। और फिर उसमें क्या होती है, मीथेन गैस होती है। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन, ये तीनों गैसें हमारी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार हैं। ये सब हमारे गैस लैंडफिल्ड में पाए जाने वाले पदार्थ हैं। तो यहां पर एक से अधिक सही होने के कारण से डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी यहां पर हमारा एक करेक्ट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है माय डियर। इस प्रकार से डी को यहां पर कहीं ना कहीं एक राइट विकल्प के तौर पर हम सभी को देखना है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? पादप, खरपतवार, मछली। पादप, मेढक, सांप। पादप, हिरण, शेर। उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहां पर हम लोग देखते हैं, इसमें हमारे उपयुक्त में से एक से अधिक जंगल में हमारी खाद्य श्रृंखला का क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए डी इज राइट आंसर हो जाएगा। डी के पक्ष में सभी को अपना जवाब बना के रखना है। पर्यावरण में प्लास्टिक की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होगा। प्लास्टिक परजीवी, मृतोपजीवी, जीवाणु, इसमें से कोई भी नहीं। इन जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें से कोई भी नहीं प्लास्टिक किण्वन क्रिया के द्वारा विघटित नहीं होगा। यहां पर क्या होना चाहिए था, किण्वन क्रिया के द्वारा हमारा प्लास्टिक विघटित नहीं होता है। और फिर हमारे परजीवी भी विघटित हो जाएंगे, मृतोपजीवी भी। शरीर मर जाता है तो उसको बैक्टीरिया, जीवाणु छोटे छोटे घटकों में तोड़ देते हैं। लेकिन हमारी प्लास्टिक किण्वन की प्रक्रिया से, लेकिन हमारी प्लास्टिक को नष्ट नहीं किया जा सकता है।
तो इस प्रकार से यहां पर कोई इसके लिए उपयुक्त विकल्प नहीं दिया गया था, इसलिए ई इस राइट आंसर हो जाएगा। ई के पक्ष में सभी को अपना जवाब बनाना है। ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं, शामिल है, जो कार्बन उत्सर्जन की वृद्धि नहीं करते। ऊर्जा के दो स्रोत होते हैं। ऊर्जा का प्रथम स्रोत जो हमारा होता है, वो हमारा पहला स्रोत कहीं न कहीं क्या है, हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। गत ऊर्जा स्रोत है, जिसे हम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। और दूसरे स्रोत हमारे गैर परंपरागत हैं। जिसे हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। जिन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, अनवीकरणीय, उन्हें हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते एक बार यूज करने के बाद। लेकिन नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं, उन्हें हम यूज करने के बाद पुनः प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारी कौन से ऊर्जा के स्रोत है यहां पर पूछा गया है। हम परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हमारे पेट्रोलियम है, कोयला है, पेट्रोलियम उत्पाद है, और फिर हमारे कोयला है, या फिर हमारी नाभिकीय ऊर्जा है, और फिर यहां पर हमारी सोलर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, विद्युत ऊर्जा है, जल विद्युत ऊर्जा जिसे आप कहते हैं, इस प्रकार से पवन ऊर्जा है। और हमारा समाज कहीं न कहीं इस दिशा में आगे जा रहा है, क्योंकि इसमें कार्बन का उत्सर्जन बहुत कम होता है। कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन उत्सर्जन कम होता है, और कार्बन का इमिशन हमारे पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए हम गैर परंपरागत ऊर्जा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमारा ये विकल्प सही है। ये भी कार्बन उत्सर्जन नहीं करता है। उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प सही होने की वजह से हमारा डी विकल्प यहां पर क्या हो गया है, राइट हो गया है। तो यहां पर हम लोग देखें, ऊर्जा के स्रोत, दो प्रकार से ऊर्जा के स्रोत हमारे होते हैं। इसको शॉर्ट स्क्रीन कर लो। तो इस बात को यहां पर ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न हम लोग यहां पर देखें, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को कहा जाता है। शाखान्वित श्रृंखला को आहार जाल कहा जाता है, आहार स्तर कहा जाता है, आहार तंत्र कहा जाता है। शाखान्वित श्रृंखला को, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला, शाखान्वित श्रृंखला एक श्रृंखला दूसरे से जब जुड़ जाए आहार में, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आहार जाल कहते हैं। आहार जाल कहते हैं। तो आहार जाल यहां पर है। तो इस प्रकार से यहां पर हमारा ए इज राइट आंसर हो जाएगा। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। हरे पौधे हमारे जो सूर्य से ऊर्जा ग्रहण करते हैं, उसका 1% से लेकर के 3% तक क्या करते हैं, अपनी ऊर्जा के रूप में तब्दील करते हैं। यहां पर 1% और 2% दिया गया है। ये दोनों विकल्प हमारे सही हैं। इस कारण से एक से अधिक विकल्प सही होने की वजह से डी इज राइट आंसर हो जाएगा। हमारे जो पौधे होते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, ये हमारे पौधे जो ऊर्जा प्राप्त कर रहे हैं क्लोरोफिल के माध्यम से, तो जितनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसका 1 से 3% तक ही अपने उपयोग में लाते हैं। यही इस प्रश्न में पूछने का प्रयास किया गया था।
किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? किसका नेतृत्व चिपको आंदोलन को प्राप्त था? इसको ध्यानपूर्वक देखें। सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर। जो हमारा चिपको आंदोलन है, इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हुई थी। उत्तराखंड में 1973 में चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई। चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई और इस आंदोलन के जो लीडर थे, उन लीडरों की अगर हम बात करें तो गौरा देवी थी, जो कि उत्तराखंड की रहने वाली थी, और सुंदरलाल बहुगुणा थे। बहुगुणा थे। इन दोनों ने कहीं न कहीं पेड़ों से चपक कर पेड़ों के प्राणों की रक्षा की थी। तो इन दोनों नेताओं को सैल्यूट है। तो इस कारण से हमारे पेड़ पौधे को सुरक्षित करने का इन महान आत्माओं ने महनीय प्रयास किया है। इसलिए हम इन्हें इतिहास में याद रखेंगे। हमारे पर्यावरण का संरक्षण करने का प्रयास किया था चिपको आंदोलन के तहत। तो इस प्रकार से ये बातें सभी को ध्यान में रखना है। तो यहां पर हमारा जो प्रश्न है वो सुंदरलाल बहुगुणा के रूप में सत्य हो जाएगा। आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होता है। आहार श्रृंखला में कई पोषी स्तर होते हैं। प्रथम पोषी स्तर में उत्पादक होते हैं, उत्पादक। द्वितीय में उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता। और तीसरे पोषक स्तर में द्वितीयक उपभोक्ता। और फिर अपघटक होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, उत्पादक होते हैं। ये कहीं ना कहीं हमारे प्रथम पोषी स्तर में मौजूद होते हैं, या इन्हें हम स्वपोषी कहते हैं। स्वपोषी कहते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। किसकी सहायता से? सूर्य के प्रकाश की सहायता से। इनके पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल पाया जाता है जो इन्हें खाद बनाने में सहयोग करता है, खाद्यान्न बनाने में। तो इस प्रकार से हमारा प्रथम पोषी स्तर कौन है? प्रथम पोषी स्तर। प्रथम पोषी स्तर में हमारे कौन आते हैं? स्वपोषी आते हैं, या फिर हमारे कौन आते हैं? उत्पादक आते हैं। जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब हमारे प्रथम पोषी स्तर में आते हैं। किस में आते हैं माय डियर? प्रथम पोषी स्तर में इन सभी को शामिल किया जाता है। ये सभी हमारे प्रथम पोषी स्तर के में आते हैं। ऐसा प्रश्न आपसे कहीं ना कहीं बीपीएससी ने पूछने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? ये सभी गैसीय भू जैव रासायनिक चक्र हैं। तो इस कारण से कहीं न कहीं हमारा फास्फोरस नहीं है माय डियर। हमारा जो फास्फोरस होता है ये गैसीय अवस्था में नहीं होता। तो इस कारण से हमारा यहां पर जो विकल्प हो जाएगा वो सी इज राइट हो जाएगा। सी को डबल टिक कर लें। यहां पर गैसीय अवस्था की बात की गई है। ये भूजैव रासायनिक चक्र गैसीय अवस्था में होते हैं ये दोनों, लेकिन फास्फोरस हमारा गैसीय अवस्था में नहीं होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करता है?
हमारे जंतु करते हैं, कुछ जीवाणु करते हैं या स्वपोषी करते हैं। स्वपोषी माने उत्पादक, इसको लिख सकते हैं उत्पादक। हमारे जो उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, ये हमारे कहीं ना कहीं क्या होते हैं, इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इन्हीं क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की सहायता से ये खाद्य स्टार्च ऊर्जा का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी हमारा यहां पर एक करेक्ट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है। तो इस प्रकार से सी को सभी लोग एक करेक्ट विकल्प के तौर पर क्या करें, चयनित करें। सी यहां पर एक राइट विकल्प है आपका। भू-स्थिर उपग्रह घूमता है ध्रुवों के ऊपर ऊंचाई पर, स्थिर ऊंचाई पर, उस ऊंचाई पर जो द्रव्यमान पर निर्भर हो, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। हमारा भू स्थिर उपग्रह विषुवत रेखा से एक निश्चित दूरी पर अंतरिक्ष में उड़ता है। यहां पर कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए उपयुक्त में से कोई भी नहीं। विषुवत रेखा से एक निश्चित दूरी पर कहीं ना कहीं ये क्या करता है, चक्कर लगाता रहता है। हमारा भू स्थिर ग्रह प्रिज्म के द्वारा सफेद प्रकाश के प्रक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है? हरा, लाल, बैंगनी। तो हमारा लाल रंग यहां पर सबसे अधिक विचलित होता है। कौन सा रंग है? लाल रंग है, जो सबसे अधिक विचलन प्रकट करता है। विबग्योर। सो इसको समझें। मेघ गर्जना के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? मेघ गर्जना के समय जब मेघ में गर्जन हो रहा है तब आप खुली छतरी लेकर चलेंगे तो निश्चित तौर पर जब मेघ गर्जन हो रहा है खुली छतरी लेकर नहीं चलना है, क्योंकि छतरी में अर्थ क्रिएट होगा जिससे बिजली आपके ऊपर गिर सकती है। यह कथन हमारा गलत हो गया। छोटे पेड़ के नीचे आश्रय लेना, पेड़ के नीचे भी अर्थ क्रिएट होता है, तो यहां पर भी रहना सुरक्षित नहीं है। खुली जगह पर खड़े रहना, यहां पर सुरक्षित रहना, बिजली की चपेट में आ सकते हैं आप। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो निश्चित तौर पर उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर आप में गर्जन हो रहा है किसी बड़े मकान में, किसी बड़े मकान में आप अधिक सुरक्षित रह सकते हैं, सुरक्षित रह सकते हैं। तो मेघ गर्जना के समय बड़े मकान में कहीं ना कहीं शरण लेना चाहिए। उस मकान पर बिजली गिरने की संभावना बिल्कुल कम होती है, न्यून होती है। छोटा मकान है तो उसमें भी गिरने की संभावना रहती है, लेकिन अगर बड़ा मकान है तो वहां पर बिजली गिरने की संभावना कम होती है। तो इस प्रकार से ये बात सभी को ध्यान में रखना है। अब 28 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा, स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की तरफ गिरते हुए किसी निकाय की कुल ऊर्जा, कोई पिंड हमारी पृथ्वी पर स्वतंत्र रूप से गिर रहा है तो उसकी कुल ऊर्जा घटती है, बढ़ती है, स्थिर रहती है। स्वतंत्र रूप से कोई पिंड हमारी पृथ्वी पर गिर रहा है तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहती है, स्थिर रहती है, क्योंकि E = mc²। ऊर्जा को ना घटाया जा सकता है
न बढ़ाया जा सकता है। बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तन किया जा सकता है। यहां पर हमारा सी इज राइट आंसर हो जाएगा। सी यहां पर एक करेक्ट विकल्प के तौर पर आपके सामने आ रहा है माय डियर। निम्नलिखित में से कौन सा शीत कटिबंध में आता है? हमारे शीत कटिबंध में कौन आता है? यह हमारा ग्लोब है। हमारा शीत कटिबंध कौन सा है? तो हम लोग यहां पर देखें 0 अंश, 66.5 अंश के ऊपर उत्तरी दक्षिणी दोनों गोलार्धों में हमारे किस कटिबंध में आते हैं? शीत कटिबंध में आते हैं। शीत कटिबंध, इधर भी शीत कटिबंध। अब इस प्रश्न का जवाब आपको आसानी से मिल गया होगा। यह भी हमारे शीत कटिबंध में आता है। यह हमारा नहीं आता है। दक्षिणी ध्रुव वृत्त, आर्कटिक वृत्त यहां पर है। यह हमारे शीत कटिबंध में आता है। यहां पर एक से अधिक सही होने के कारण से हमारा जो विकल्प है वो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प यहां पर हमारे सही हो जाएंगे। आपसे कुल मिलाकर के यहां शीत कटिबंध के विषय में पूछने का प्रयास एग्जामिनर ने किया था कि हमारे शीत कटिबंध क्या होते हैं, उनका क्या इंपॉर्टेंस होता है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं शीत कटिबंध के विषय में। सतलुज और काली नदियों के बीच स्थित हिमालय के भाग को निम्नलिखित में से किसके नाम से जाना जाता है? सतलुज और काली नदियों के बीच में स्थित हिमालय के भाग को, तो यहां पर हम लोग हिमालय आइए बनाते हैं। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है सिडनी बुराड। जिनका नाम क्या है? सिडनी बुराड जिनका नाम है। और सिडनी बुराड महोदय ने हिमालय की नदियों के आधार पर, हिमालयी नदियों के आधार पर, नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में बांटा है। 4 भागों में क्या किया है? क्लासिफिकेशन किया है। यहां पर एक नदी हमारी सिंध नदी, यहां पर एक नदी सतलज, इसे कहते कश्मीर हिमालय, या हिमाचल हिमालय। यहां पर एक नदी है जिसे हम काली कहते हैं, इस हिमालय को कहते हैं कुमायूं हिमालय। यह हमारी नदी है सिंध, और यह हमारी नदी है सतलज, और यहां पर नेपाल से जन्म लेने वाली नदी है काली, और यहां पर एक नदी है तीस्ता। यह हमारा है नेपाल हिमालय, और यहां पर एक नदी है ब्रह्मपुत्र, असम हिमालय। नदी का नाम ब्रह्मपुत्र। इस प्रकार से ये 560 किलोमीटर, 320 किलोमीटर चौड़ा है। ये 800 किलोमीटर चौड़ा है। ये 720 किलोमीटर चौड़ा है। इस प्रकार से हिमालय का सिडनी बुराड ने नदियों के आधार पर इसका विभाजन किया है, और उन्होंने बताया कि हमारी नदियां किस प्रकार से
है। और ये कौन सा हिमालय है? हमारी सतलज नदी है। ये सतलज और काली के बीच हमारा कौन सा हिमालय है? तो कुमायूं हिमालय है। एक को यहां डबल टिक कर दें। हमारा जो हिमालय है वह कौन सा हिमालय हो जाएगा? कुमायूं हिमालय से हम कहते हैं। या इसका एक अन्य नाम अगर पूछ लिया जाए तो गढ़वाल हिमालय, गढ़वाल हिमालय भी इसको कहते हैं, कुमायूं हिमालय कहते हैं, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? गढ़वाल हिमालय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये बातें सभी को ध्यान में रखनी है, नॉट एनी कंफ्यूजन, बिना किसी संदेह के, तब जाकर के यहां से आने वाले सारे के सारे प्रश्नों का जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो हम लोग आज यहां अपने प्रश्न सेशन के साथ प्रश्नों, ज्योग्राफी के प्रश्नों के स्वरूप, उसके आकार प्रकार को समझने का प्रयास कर रहे थे। तो यहां पर हम लोग देख रहे थे किस प्रकार से प्रश्न यहां हमसे पूछा जाता है। तो हम लोगों ने आज इतने प्रश्नों का विश्लेषण जाना। इसी तरीके से निरंतर रूप से हम प्रश्न सेशन के साथ आपसे जुड़ते रहेंगे और संवाद कायम करते रहेंगे, और हम लोग जानेंगे कि कैसे प्रश्न बीपीएससी आपसे पूछ सकता है, किस प्रकार के प्रश्न आपसे बीपीएससी अपेक्षा रखता है। इसी के साथ सारे विद्यार्थियों को बहुत शुभेच्छा। जय हिंद, जय भारत।